नाजरीन, डॉक्टर ज़ुबैर एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक इंतहाई अहम मौजू पे बात कर रहा हूँ जो लड़कियों के लिए बहुत अहम है और अब मर्दों के लिए भी अहम हो चुका है। वो है ढीठ वज़न, जिसको स्टबर्न वेट कहते हैं। काफ़ी पेशेंट्स आती हैं मेरे पास जो कहती हैं डॉक्टर साहब बहुत कोशिश कर ली, भूखे रह के देख लिया, डाइटिंग करके देख ली, भाग भाग के थक गए, एक्सरसाइज करके थक गए, जिम करके देख लिया, वज़न कम नहीं होता है। अब इसका क्या करें? नतीजा ये होता है कि जब वज़न कम नहीं होता तो डिप्रेशन और स्ट्रेस, एंजाइटी शुरू हो जाती है। नतीजतन खाना फिर दोबारा शुरू कर देते हैं, ज़्यादा शुरू कर देते हैं और वेट मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, वज़न ना कम होने की जो वजूहात हैं, चंद वजूहात बयान कर देता हूँ, फिर ढीठ वज़न पे आएंगे। आम तौर पे वज़न कम ना होने की वजह कुछ तो जेनेटिक भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये हार्मोनल है। हार्मोन्स में से एक तो थायराइड हार्मोन है, अगर वो सही से काम नहीं करता तो वज़न गिरने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। थायराइड पे अभी एक वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है, उसको आप देख लें ज़रा। दूसरा, लड़कियों में, नौजवान लड़कियों में ख़ासकर पीसीओएस का मसला है, जिसके अंदर भी हार्मोनल प्रॉब्लम ही होते हैं, लेकिन एक बड़ी ख़ास मखसूस बीमारी है जो हो जाती है, जिसकी वजह से वज़न बेतहाशा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो हैं, जो ईस्ट्रोजन जो होता है, ईस्ट्रोजन भी फैट स्टोर करता है। उसके साथ एक और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, जिसकी अगर बॉडी में कमी हो तो फैट बर्न होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फैट को बर्न करने में, इस्तेमाल करने में ये मदद करता है। ये फिर बढ़ती उम्र के साथ ये कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ थोड़ा सा मसला ये भी होता है कि लोग गलत किस्म की डाइट अपनी तरह से समझ रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर साइंटिफिक डाइट नहीं होती। एक्सरसाइज भी गलत सलत करते रहते हैं, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। आते हैं कि इसके हल की तरफ, जिससे थायराइड का मसला है, ये तो थायरॉक्सिन टैबलेट से और मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे मेरे वीडियोस पढ़ें कि जैसे हम वज़न गिराते हैं तो थायराइड की मौजूदगी में भी वज़न गिर जाता है। और दूसरे हार्मोन प्रॉब्लम है, वो जैसे ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन के बढ़ाने का तरीका होता है कि एक्सरसाइज से ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, फास्टिंग से भी बढ़ता है, और प्रॉपर नींद लें तो बढ़ता है, क्योंकि फैट बर्न करने के लिए ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं मेन मौजू जो था आज का ज़ेर बहस, के ढीठ वज़न जो मेन होता है। ये तो चंद एक चीज़ें बताई हैं जो वज़न गिरने में रुकावट, बट ढीठ वज़न की जो मेन वजह है वो है इंसुलिन। और इंसुलिन में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस उसको कहते हैं, जिसकी वजह से वज़न ढीठ हो जाता है, स्टबर्न हो जाता है, गिरने का नाम नहीं लेता। अब इंसुलिन के बारे में पहले मेरे बहुत से वीडियोस में जिक्र है। इंसुलिन का काम ये होता है, जब आप खाना खाते हैं तो उसमें जो खाना है, अभी मैंने जो एनर्जी पे वीडियो अपलोड की थी, थकन, कमज़ोरी, एनर्जी पे, जिसे बताया था कि खाने में जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट होते हैं, ये सारे सेल में जाते हैं और हर सेल में एनर्जी बनती है। इंसुलिन जो है, इसके ज़रिए जब आती है तो सेल का दरवाज़ा खुलता है और उससे फिर खाना अंदर जाता है, जिसको सेल फिर एनर्जी में बनाता है। आप बार बार खाते रहें और ख़ासकर अगर प्रोसेस फूड बहुत खाएं तो फिर इंसुलिन बार बार सिक्रीट इतनी सिक्रीट होने लगती है कि बॉडी के सेल उसके आदी हो जाते हैं, उसका असर नहीं लेते। जब इंसुलिन आती है उधर के भाई दरवाज़ा खोलो, खाना लेके आना है, वो दरवाज़ा नहीं खोलते। उससे शुगर जो है ब्लड में बढ़ जाती है। जब शुगर बढ़ती है तो दिमाग पैनक्रियास को बोलता है कि भाई शुगर ज़्यादा हो गई है, इंसुलिन सिक्रीट करो, ब्लड में शुगर को रहने की इजाज़त नहीं होती, तो मज़ीद इंसुलिन सिक्रीट होती है। लेकिन ये मसले का हल नहीं, क्योंकि इंसुलिन पहले ही ज़्यादा है और ज़्यादा हो रही है और सेल उसका बिल्कुल असर नहीं लेते। यानी ये स्टेज आ गई जब सेल इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए, यानी इंसुलिन के आने पे दरवाज़ा नहीं खोल रहे, जिससे
खाना सेल के अंदर आए जिससे एनर्जी बने। ये पहले भी मेरे कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंसुलिन की मौजूदगी में फैट कभी इस्तेमाल नहीं हो सकती एनर्जी बनाने के लिए, फैट बर्न नहीं होगी। इंसुलिन फैट बनाती है और फैट को बचा के रखती है। आप कितना भी जोर लगा लें, कुछ कोशिश कर लें, उल्टे लटक जाएं, लेकिन इंसुलिन की मौजूदगी में इंसुलिन हाई है तो फैट आपके जिस्म से नहीं निकल सकती। अच्छा, आपको ये कैसे पता चलेगा, ये आपके डॉक्टर को, आपको इंसुलिन हाई है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है? इसका एक ही तरीका है। बहुत कम लोग ये टेस्ट कराते हैं। आप सीरम फास्टिंग इंसुलिन कराएं, उसका लेवल अगर ज़्यादा होगा तो आप समझ लें कि आपको इंसुलिन ज़्यादा है और रेजिस्टेंस हो रही है, जिसकी वजह से आपका वज़न नहीं गिर रहा। अब आम तौर पे जो देते हैं इसका रेंज, वो पुराने 20, 25, 30 साल पुराना चल रहा है, वो 5 से 25 तक देते हैं रेंज उसका। लेकिन अभी जो नई रिसर्च है उसमें कहते हैं इंसुलिन 5 से नीचे हो तो बेहतर है। तो सीरम फास्टिंग इंसुलिन ज़रूर कराएं। जब आपका हीट वेट हो, अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें कि ये करा लें। हाई इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस से और भी मसले होते हैं। एक तो काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं, ये हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ ज़रूर हो जाता है इससे, और आर्थराइटिस है, कैटरेक्ट हो जाता है, स्किन ख़राब हो जाती है, क्योंकि शुगर, ज़्यादा शुगर जो होती है वो प्रोटीन के साथ मिलके एक अजीब सा कंपाउंड बनाती है जिससे स्किन ख़राब होती है, रिंकल्स आ जाते हैं, एज स्पॉट्स आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं स्किन पे, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो अब इसका हल क्या है? आपका वज़न भी नहीं गिर रहा और दूसरे बीमारी भी, और इसका हल एक ही है कि इंसुलिन का ब्लड में लेवल को कम करना है। एक ही हल है इसका कि लेवल कम करना है, और इंसुलिन लेवल कम करने का वाहिद तरीका ये है कि आप फास्टिंग करें, यानी खाना कम करें, अपना खाना कम खाएं। अच्छा, आप रोज़ा भी रख सकते हैं, वो भी रमज़ान गुजरा है, दिन के रोज़े अक्सर लोगों के लिए मुश्किल होते हैं बाकायदगी के साथ रखने रमज़ान के अलावा, तो जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं वो आप कर सकते हैं। वो इसका हल है जिससे ये इंसुलिन कम हो जाएगी और आपका ढीठ वज़न का मसला हल हो जाएगा। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इसको अब तब्दील करके इसको अब दूसरे तरीके से कहा जाता है। इसको कहते हैं टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग या कंप्रेस्ड ईटिंग। इसका मतलब ये है कि आपके 24 घंटे में आपका एक दौरानिया होगा जिसमें आप खाना खाएंगे, और एक दौरानिया होगा जिसमें आप खाना नहीं खाएंगे लेकिन कॉफ़ी, पानी, चाय, ग्रीन टी पी सकेंगे बगैर दूध और बगैर चीनी के। अच्छा, जो बेस्ट टाइम है इसका वो 16 से 18 घंटे फास्टिंग है, जिसमें अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। 12 घंटे की फास्टिंग के बाद थोड़े से बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अच्छा काम 16 से 18 घंटे पे होता है। और दूसरी एक बड़ी अहम चीज़ समझ लें कि आपको पता चल गया आपको इंसुलिन हाई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ये 2-4 दिन में नहीं सही होगा फास्टिंग करने से। इसमें टाइम लगेगा, 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं कुछ लोगों में, कुछ का शायद जल्दी हो जाए। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एकदम से जो बेस्ट इसका तरीका है, आप रात को 8 बजे खाना खाएं और उसके बाद पानी, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी पीते रहें। उसके बाद ब्रेकफास्ट या लंच जो भी करें वो अगले दिन 1 और 2 बजे के दरमियान करें। अब आप पहले दिन से करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आपको आदत है सुबह 8 बजे नाश्ता करने की। तो आप शुरू इस तरह करें कि जब रात 8 बजे खाना खाने के बाद अगले दिन सुबह 8 बजे नाश्ता करें, 2-3-4 दिन तक 8 बजे करें, फिर उसके बाद उसको 9 बजे पे ले जाएं, फिर चंद दिन बाद फिर 10 बजे पे ले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता इसको 2-3 हफ्ते में आप इसको नाश्ते या लंच को 1 से 2 बजे तक ले जाएं। जब तक आपको आदत हो जाएगी कोई मसला नहीं होगा। तो आपका खाना फिर ऐसा होगा 1 से 8 बजे तक या 2 से 8 बजे तक आपने खाना है। इसमें 2 दफ़ा खाएं या 3 दफ़ा भी खा लें, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो, क्वांटिटी थोड़ी कम रखें। और खाना क्या है वो मेरी मुख्तलिफ वीडियो से बताया हुआ है, वो वीडियो लंबी हो जाएगी खाना का डिस्क्राइब करूं, लेकिन ये है कि इसमें एक जनरल सा रूल है कि आप इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़रा कम रखें, फैट ज़रा सी ज़्यादा रहे। इसको हाई फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कहते हैं। इसमें प्रोटीन भी कम होती है। आप समझें कि फैट जो है आपकी
तकरीबन 60 से 70% इसमें फैट से एनर्जी आनी चाहिए, 20% प्रोटीन से और 10 से 20% कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट भी खाएं, वो अभी मेरी वीडियो अपलोड हुई है जिसमें स्मार्ट कार्ब्स का जिक्र किया हुआ है, तो कोशिश करें कि स्मार्ट कार्ब्स खाएं, बैड कार्ब्स ना खाएं। एक दफ़ा आपको इसकी जिसको टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग या कंप्रेस्ड ईटिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग कह रहे हैं, एक दफ़ा की आदत हो जाए तो आप अगर आहिस्ता आहिस्ता करना है तो पहले हफ्ते में 2 दफ़ा करें, फिर एवरी अदर डे कर लें, हर दूसरे दिन, और उसके बाद फिर हर रोज़ भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा डेली रूटीन यही है कि मैं 12 और 2 के दरमियान नाश्ता या लंच करता हूँ, फिर 8 बजे खाना, उसके अलावा नहीं खाता हूँ। तो बहुत आसान है करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दफ़ा आप ये शुरू करेंगी, चाहे यहाँ तक आते हुए 2 हफ्ते लगे हैं, 4 हफ्ते लगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी फैट निकलनी शुरू हो जाएगी, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, आपके कप ड्रेस साइजेस कम होने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, आपकी डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी, स्मार्टनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिस्मानी और दिमागी चुस्ती और फुर्ती शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक दफ़ा आप अपने वज़न पे आ जाएं, जो आपका वज़न जहाँ तक चाहती हैं कि आ जाएं, और ये होगा ज़रूर, क्योंकि मैंने कई अपनी वीडियोज़ में बताया है कि नेचर के, अल्लाह के जो सारे काम हैं वो बड़े एक फिक्स सिस्टम के तहत होते हैं, एडहॉक पे नहीं होते। जिस तरह खारजी कायनात चलती है, सूरज चांद सितारे मौसम, उसी तरह बॉडी के सिस्टम्स भी चलते हैं, और साइंसदानों ने सारे सिस्टम ढूंढे, इसी पे चलें। आपका ये ढीठ वज़न जो है इसको ज़रूर निकाल देंगे हम और आप मिलके, इसको फिक्र नहीं करें। उसके बाद फिर अपने वज़न को मेंटेन कर लें, जब आप एक आ जाएं जहाँ तक आपका वज़न, बुनियादी तौर पे औरतों का वेट सिर्फ 50s में होना चाहिए, अनलेस के बहुत लंबी वो औरत हो कोई। अगर आप ये YouTube चैनल मेरा पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि अभी इस किस्म की बहुत सारी वीडियोस अपलोड कुछ हुई भी हैं, कुछ मज़ीद सेहत के ऊपर और इसके ऊपर ख़ासकर वीडियो ज़्यादातर मेरी एंटी एजिंग और वेट के ऊपर, स्मार्टनेस के ऊपर आती रहेंगी, तो आपसे कुछ मिस ना हो।